आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें इमरजेंसी के बारे में पता होना चाहिए। इमरजेंसी 25 जून 1975 को इंडिया में इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी अनुच्छेद 352 के द्वारा। ठीक है, नेशनल जो इमरजेंसी होती है या राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी घोषणा करेंगे। उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे फरुखुद्दीन अली अहमद। और इंडिया में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, इसके तो कारण पे हम डिस्कस करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी किस बिहाफ पर लगाई गई थी, क्योंकि 2 नंबर के 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 16 मार्क्स हमारे इन्हीं से आ सकते हैं। तो भारत में इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगाई थी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। ये लाइनें आपको पता होनी चाहिए। इमरजेंसी लगा दी गई। अब इमरजेंसी लगाई गई है तो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कारण भी हो सकते हैं कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। तो 1975 से पहले की हमें घटनाएं पता होनी चाहिए कि भाई 1975 से पहले भारत का क्या सिनेरियो था, भारत की इकोनॉमिकल स्टेटस कैसी थी, भारत में क्या क्या मुद्दे थे इस समय, और भारत में क्या क्या समस्याएं थी। देखो, इमरजेंसी के पीछे कई सारी समस्याएं, लिखने बैठूंगा तो 20-30 हो जाएगी, लेकिन आपको अपने पेपर के हिसाब से 5-6 याद रखने हैं और इन्हीं को एक्सप्लेन कर देना है। अगर आपका 6 नंबर का है, 2 नंबर का है तो आपको 2 से 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर देने हैं। सबसे पहला कारण आपको याद है 1971 का युद्ध। भारत ने बांग्लादेश को एक नया राष्ट्र बनाया था 1971 में, और इस युद्ध में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। और इसी युद्ध के समय आपको पता है कि भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ सहना पड़ा था। तो ये युद्ध में ये भी एक कारण था कि भाई भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि एक भारत जैसा देश उस समय बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, वो देश 80 लाख शरणार्थियों का बोझ उठा रहा है, तो आर्थिक स्थिति तो ख़राब होगी। तो देश में क्या होगा? महंगाई होगी, लोग विरोध करेंगे। दूसरा कारण है अमेरिका के द्वारा आर्थिक मदद देना बंद कर देना। 1971 के बाद से अमेरिका ने भारत को आर्थिक मदद देनी बंद कर दी, क्योंकि आपको पता है हमें गेहूं वगैरह में बहुत ज़्यादा मदद करता था अमेरिका, लेकिन उसने सारी मदद बंद कर दी क्योंकि हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ हो रहा था। तो ये भी एक कारण माना जाता है। और इंदिरा गांधी का लोकसभा का चुनाव, इंदिरा गांधी का 1971 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसके खिलाफ समाजवादी दल के एक नेता थे राजनारायण। समाजवादी दल के नेता राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस कर दिया। राजनारायण सिंह ने क्या इल्ज़ाम लगाया? राजनारायण ने कि इंदिरा गांधी ने ना 1971 के लोकसभा चुनाव में सरकारी संपत्ति का उपयोग किया है। तो उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को निरस्त कर दिया कि अब ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्रधानमंत्री हो या कोई भी हाई कोर्ट का फैसला हो, उसे कौन रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको बरकरार रखा, और साथ में ये कहा कि इंदिरा गांधी लोकसभा के प्रधानमंत्री रहेंगी लेकिन लोकसभा की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगी, ये कहा था। इसके अलावा रेलवे हड़ताल, उस समय ना जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, ये नाम याद रखना है आपको, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारी बोनस की मांग कर रहे थे, अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा विरोध था रेलवे को लेकर 1974 में, और रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए थे। एक कारण है अरब इजराइल युद्ध। 1973 में विभिन्न अरब देशों और इजराइल के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसके कारण पूरे विश्व में तेल संकट आ गया। क्यों? क्योंकि अरब देशों से ज़्यादा पेट्रोलियम वगैरह जाता है दूसरे देशों को, और जाहिर सी बात है अगर तेल की कीमत में वृद्धि हो गई तो महंगाई अपने आप होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। इसके अलावा खाद्य संकट उस समय था, हमारी एग्रीकल्चर उतनी अच्छी नहीं थी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले।
भारत में बहुत ज़्यादा महंगाई थी और भारत के कई जगह पर हिंसक आंदोलन हो रहे थे, हिंसक झड़पें हो रही थी। तो इस समय तक ये भारत की स्थिति थी। और एक कारण आ गया इसमें, इमरजेंसी के पीछे का एक कारण जो है वो है बिहार व गुजरात का छात्र आंदोलन। 1974 के जनवरी में सबसे पहला जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो गुजरात से हुआ था। गुजरात में छात्रों ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। और बिहार और गुजरात में दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण वहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई। और साथ ही साथ उस समय इमरजेंसी के दौरान ना मोरारजी देसाई, जो इंदिरा गांधी के कभी कम्पिटिटर भी थे पीएम के चुनाव के लिए, मोरारजी देसाई आमरण अनशन पर बैठ गए कि भाई जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक वो उठेंगे नहीं। तो गुजरात में चुनाव करवाया गया, तो गुजरात से मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2 महीने बाद मार्च में 1974 में जो मार्च था उसमें आंदोलन किया गया बिहार में। उद्देश्य सेम ही थे, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ। लेकिन बिहार का आंदोलन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जेपी नारायण के कारण, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे ना, यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स थे, बिहार के स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने जेपी नारायण को अपना लीडर चुना। जेपी नारायण ने 2 मांगे रखी, एक तो हिंसक ना हो, पूरे देश में विरोध होना चाहिए। इनका एक नारा भी था, संपूर्ण क्रांति। और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने इन्हीं से डरकर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, क्योंकि 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने घोषणा करी थी कि वो दिल्ली के लाल किला मैदान में एक बहुत बड़ी विरोध रैली निकालेंगे। तो जयप्रकाश नारायण थे, और जयप्रकाश नारायण के कारण ही बिहार का जो आंदोलन था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। इन्होंने ये कहा कि भाई आंदोलन किसी भी तरीके से हिंसक नहीं होना चाहिए और पूरे देश में विरोध होना चाहिए, ये महंगाई वगैरह का विरोध पूरे देश में होना चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण थे, और ये तो हमने अब कारण देखा। अब हम आपातकाल के परिणाम जानेंगे। अब हम जानते हैं आपातकाल के परिणाम। देखिए, जब भी आपातकाल डिक्लेयर किया जाता है, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज के टाइम की नहीं। जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो उस समय कई सारे ना अधिकार भी आपके स्थगित हो जाते हैं, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो जिस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, जब से 25 जून की रात से लागू हो गई थी, सुबह होते ही बिल्कुल बंदी प्रत्यक्षीकरण पर रोक लग जाती है। अगर इस अधिकार पर रोक लग गई, सबसे बड़ा अधिकार है आपके लिए, किसी भी कैदी के लिए होता है। अगर इस अधिकार पर रोक लग गई तो न्यायपालिका अपना काम नहीं कर पाएगी। इस अधिकार के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर आसपास के मजिस्ट्रेट या न्यायालय में पेश करना पड़ता है, और न्यायपालिका चेक करेगी कि उसकी गिरफ्तारी का तरीका सही है या गलत। अब लोगों से ये अधिकार छीन लिया गया। दूसरा, निवारक नज़रबंदी। आपने बहुत बड़े पढ़ा होगा, आज की भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक विवाद का विषय है, निवारक नज़रबंदी। क्या होता है इस कानून के द्वारा? सरकार को शक है किसी इंसान पर कि ये गलत काम करने वाला है, तो उसको जेल में उठा के डाल दिया। तो इमरजेंसी के समय ना इस कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ था, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। कई सारे विपक्षी नेताओं को जो सरकार का विरोध कर रहे थे, उन्हें उठा कर जेल में डाल दिया गया निवारक नज़रबंदी के द्वारा। कई सारे नेताओं को, जो इनमें से आज की डेट में कई सारे प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी उस समय गए थे, इन्हें जेल में डाल दिया गया था उस समय। कई सारे विपक्षी नेता, यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण को भी डाल दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण तो राजनीति में कोई लालच नहीं रखते थे, उन्हें कोई नहीं बनना था, ना पीएम बनना था, ना सीएम बनना था। ऐसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात, समाचार पत्रों की, जो अभिव्यक्ति के एक साधन होते हैं, जो हमारी बात जनता तक पहुँचाते हैं, उनकी बिजलियाँ काट दी गई बिना बताएं। ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था कि भाई समाचार पत्रों की बिजलियाँ काट दी गई। और इमरजेंसी के समय में हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा चेंज हुए थे, इसलिए 42वां जो संशोधन है 1976, इससे लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके द्वारा लोकसभा कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए गए थे,
लोकतंत्र जैसे अखंडता, एकता और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए इसमें, धर्मनिरपेक्ष। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी आपातकाल के दौरान। और सबसे बड़ी बात, विरोध प्रदर्शन पर रोक। इस समय कोई भी सरकार का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता था। अगर कोई बोल सकता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था। और जमात-ए-इस्लामी RSS जैसे संगठनों को रोक दिया गया था इमरजेंसी के टाइम पर कि आप जो हैं इनके मूवमेंट को रोक दिया गया था कि आप किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। और अभिव्यक्ति की आज़ादी लोगों से छीन ली गई। जितनी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी वो लोगों से छीन ली गई थी। इमरजेंसी के परिणाम में एक कारण कई सारे लोग और भी बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस समय किसी मिनिस्ट्री पे नहीं थे, उन्होंने भी सरकारी पदों का उपयोग किया है। इमरजेंसी के दौरान एक नसबंदी कार्यक्रम हुई थी, और नसबंदी जो कार्यक्रम हुआ था वो जो प्रोग्राम है वो चलाया था संजय गांधी ने, और संजय गांधी उस समय किसी भी पद पर नहीं थे। तो ये सारे हमने देखे इमरजेंसी के परिणाम। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने कुछ काम नहीं किया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने कुछ सुधार भी किए थे, जिसे हम अभी जानते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपातकाल के सबक। देखो, आपातकाल का जो सबक है वो सीखेंगे। सबक का मतलब क्या होता है, आपसे देखो जरूरी नहीं है पेपर में लिखा है आपातकाल के सबक होता है डायरेक्ट, नहीं। ऐसे भी आ सकता है आपातकाल के दौरान आपने क्या सीखा, या आपातकाल से ग्रहण की गई शिक्षाएं, ऐसे भी आ सकता है कि आपातकाल की शिक्षाएं बताएं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सबका आंसर यही होगा। देखो, आपातकाल का सबसे बड़ा सबक क्या मिला? इसका सबसे बड़ा सबक ये मिला कि इससे भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी और ताकत का पता लगा। कई सारे आलोचकों का यह मानना था कि भारत में इमरजेंसी लग गई है, जिसके कारण भारत से लोकतंत्र चला जाएगा। लेकिन इतने बड़े देश से लोकतंत्र जाना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए भारत से लोकतंत्र बहुत बढ़िया तरीके से कायम हुआ आपातकाल के बाद, और मजबूत हुआ भारत का लोकतंत्र। दूसरा कारण या दूसरी शिक्षा क्या हुई, भारत के संविधान में जो 42वां संशोधन था उसके जो कई सारे प्रोविजंस थे उन्हें हटा दिया गया। जैसे लोकसभा कार्यकाल 5 से 6 हो गया था, उसे फिर 5 साल कर दिया गया। और एक कानून उस समय और भी पास हुआ था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को कहीं चुनौती नहीं दी जाएगी, उसे भी रोका गया। साथ साथ में एक और नया वर्ड जोड़ा गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब कभी भी आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। अब आपातकाल की जो घोषणा की जाएगी वो सशस्त्र विद्रोह के, अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तभी आपातकाल लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, आपको पता होगा कि इमरजेंसी जब लगाई गई थी 1975 में, तो ये फैसला केवल प्रधानमंत्री का था। उनके मंत्रियों को भी नहीं पता था कि भाई इमरजेंसी लगाई गई है। उसके बाद एक नया एक्ट पास किया गया कि अब आपातकाल की घोषणा तभी की जाएगी जब मंत्रिपरिषद लिखित सिफारिश संसद में पेश करेगी। ये बदलाव आया। तीसरा, आपातकाल के बाद न्यायपालिका जो थी वो नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत हो गई, और कई सारे नागरिक संगठनों का उदय हुआ। और कई सारे, उस समय देखो आपातकाल पहले आम बात होती थी, कहीं पर भी आपातकाल डिक्लेयर कर दो। सरकार, कोई जनता पार्टी की सरकार होती थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा देती थी, कांग्रेस थी फिर जनता पार्टी की सरकार गिरा देती थी। तो इस तरीके से बाद में हमारे संविधान में बहुत अच्छे चेंजेस भी किए गए। आज की डेट में आपको पता है कि आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो अंतिम फैसला किसका होगा? आपातकाल की फैसला का, जुडिशरी का, न्यायपालिका का फैसला होगा। अब राज्यों में आपातकाल ऐसे ही नहीं घोषित कर दिए जा सकते केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये हमने आपातकाल के सबक सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपातकाल की बाद की राजनीति। आपातकाल के बाद क्या हुआ, जब आपातकाल हटता है उसके बाद क्या होता है।